वेलकम बैक गाइस CIA एकेडमी और मैं हूं सुष्मिता और आपको स्वागत करती हूं। फिर से हमारा करंट अफेयर्स का क्लास आज शुरू हो रहा है। तो होपफुली कल की क्लास आपको अच्छी लगी हो और आज की और अच्छी लगेगी। देन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित आई फॉरगेट ईंधन चालित इंजन किसने विकसित किया है? मतलब हु हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल रन इंजन। ये कलर थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा, मैं रेड ले लेती हूँ। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या होगा? जर्मनी, फ्रांस, इंडिया या चाइना? तो ये क्वेश्चन है हु हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल रन इंजन। तो कोई गेस भी नहीं कर सकता, बट द आंसर इज इंडिया। ठीक है, आंसर इज इंडिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई एलिटेरिया फेसिफेरा और एलिटेरिया ट्यूलिपेफेरा किसकी नई किस्में हैं? यानी कि इलेटेरिया फेसिफेरा एंड इलेटेरिया ट्यूलिपेफेरा डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला आर। क्या है ये? क्या है? तो वैरायटीज ऑफ किसकी वैरायटीज हैं? कौन सी? इलेटेरिया फेसिफेरा और इलेटेरिया ट्यूलिपेफेरा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो नाम है, ऐसे नाम आपको ज्योग्राफिकल नेम और बायोलॉजिकल नेम ज़्यादातर पूछा करता है। तो ये आप ध्यान रखिए, इसका जो नाम है एलिटेरिया फेसिफेरा है और इलेटेरिया ट्यूलिपेफेरा है, जो डिस्कवर्ड कहाँ हुआ है? तो वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में ये डिस्कवर्ड हुआ है। और ये किसकी वैरायटीज़ है? तो ये वैरायटीज़ हैं कार्डेमम की। ठीक है, ग्रीन कार्डेमम की। याद रखना है ये किसकी वैरायटीज़ हैं? तो ये ग्रीन कार्डेमम की वैरायटीज़ हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे बगल वाले राज्य से ही रिलेटेड है, यानी कि झारखंड से रिलेटेड है। तो झारखंड में आयोजित होने वाली 2025 साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर मैस्कॉट क्या है? क्या मैस्कॉट पूछ रहा है? मैस्कॉट क्या है? ठीक है, तो हमें मैस्कॉट बताना है। तो ये इसका मैस्कॉट क्या हो जाएगा हमारा? बिरसा। ये तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इनको मैस्कॉट बनाएंगे नहीं। कोयल मैस्कॉट हो सकती है बट नहीं। ध्रुवा भी नहीं है। तो ये तीनों नहीं है, तो क्या होगा हमारा? डालमा। ये याद करना भी बहुत इजी है। अब क्यों इजी है? क्योंकि झारखंड कि इट इज़ नोन फॉर ट्राइब्स एंड ऑल, और उनके नाम भी थोड़े ऐसे ही होते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो डालमा। ये ऑप्शन थोड़ा डिस्टेंस में हो गया। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 2025 साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक रांची झारखंड में किया जाएगा। मतलब कब से कब तक? 24 से 26 अक्टूबर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, 24 से 26 अक्टूबर। हाल ही में इसका लोगो और मैस्कॉट जारी कर दिया गया है। इसके मैस्कॉट का नाम दलमा रखा गया है, ये याद रखना है। यह इस चैंपियनशिप का 4th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? तो ये 4th एडिशन है। और इससे पहले इसमें 2008 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2025 साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप एक इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। यू नो अबाउट दिस? साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में भी जानना ज़रूरी है, तो यहाँ पे उसके बारे में पूरा आपको ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजर, तो ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन, यानी कि SAAF साफ, ये इसका ऑर्गेनाइजर है। क्या है? ऑर्गेनाइजर। और ये स्टार्ट कब हुआ था? व्हेन वाज इट इज स्टार्टेड? तो इट वाज स्टार्टेड इन 1997। एंड साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के लिए एक गवर्निंग बॉडी है। ये कौन सी बॉडी है? तो ये एक गवर्निंग बॉडी है।
ये भी आपसे एक पॉलिटी का क्वेश्चन भी बन सकता है, बिकॉज पॉलिटी में तो पूछे जाते हैं कि आपको बॉडी बतानी होती है। तो ये गवर्निंग बॉडी है एंड इस्टेब्लिश्ड इन 1993। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? तो मेंबर्स हैं आपके 8, और इसके जो प्रेसिडेंट है ये डॉक्टर ललित के भैनोट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा। ओके, यू कैन सी। ग्यारहवां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? वेयर विल बी द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड? तो ये कौन बताएगा मुझे? ये ऑप्शंस थोड़े डिस्टेंस में हो गए हैं, तो इसके लिए थोड़ा सॉरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो सकता है क्या? मुंबई में क्या हुआ है? मुंबई में तो मुझे नहीं लग रहा है, बट लेट्स सी। मुंबई नहीं, कोलकाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ विल बी द आंसर। 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन 6 से 9 दिसंबर तक चंडीगढ़ में किया जाएगा। याद रखना है, कब से कब तक? 6 से 9, ठीक है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस कौन सी मिनिस्ट्री से हैंडल कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे 2 मिनिस्ट्रीज है। कितनी है? 2 मिनिस्ट्रीज है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। साइंस के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है ये। एंड इसकी थीम देख लेते हैं। ये आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। विज्ञान से समृद्धि फॉर व्हाट? आत्मनिर्भर भारत। और ये सबसे पहला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2015 में ये न्यू दिल्ली में किया गया था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, दिस इज। और मिनिस्ट्रीज याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये कौन सा एडिशन था? तो ये 11th, ये याद रखना है। और कहाँ पे हुआ है? तो चंडीगढ़ में हुआ है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्रीज, उसके बाद ये थीम। तो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट ओनली इन दिस क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था, शॉर्ट फॉर्म में इसको AIIA कहते हैं, ने अपना 9वां, कौन सा? 9वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है? हेडक्वार्टर बताना है हमें। कोई बता सकता है इसका हेडक्वार्टर? तो द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज सेलिब्रेटेड इट्स 9th फाउंडेशन डे। वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। क्या हो सकता है? मे बी इट इज न्यू दिल्ली। चलिए देखते हैं। तो उसका आंसर आपका न्यू दिल्ली हो रहा था। और ये क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने 9th फाउंडेशन बनाया। ये आपको याद रखना है कि ये कौन सा वाला है। तो ये 9th है, ये आपको बार बार बोल रही हूँ, याद रखना है। और इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 2015 को की गई थी। ये भी पूछा जा सकता है, 10 अक्टूबर। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में आयुर्वेद को बढ़ाना और उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है। ये तो इजी है, एवरीवन नोज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को बढ़ाने के लिए एक संस्था है। इसका काम क्या है? आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट करना और पॉलिसीज़ को बनाना। स्टैब्लिश्ड, इसका आपको पता ही है, इसका स्टैब्लिश डेट ये याद भी रखना है, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये 9th फाउंडेशन जो मनाया गया कहाँ पे? तो ये न्यू दिल्ली। और उसके बाद इसका ये इस्टेब्लिश्ड वाला डेट आपको याद रखना है। तो ये क्या है?
10 अक्टूबर, बस only this and this, nothing is nothing more. ओके, सो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर विल द सेकेंड वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट, सेकेंड वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट बी हेल्ड? तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? न्यूयॉर्क होना चाहिए, जेनेवा होना चाहिए स्विट्जरलैंड में, दोहा कतर, पेरिस फ्रांस। यहाँ पे से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, मतलब दिस आर लाइक बहुत कॉमन ऐसे लग रहे हैं ये बट ये ऑप्शन जो है आपका वो थोड़ा यहाँ पे अलग लग रहा है और आंसर भी यही है ऐसे तो। सेकेंड वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट का आयोजन 4 से 6 नवंबर तक दोहा कतर में किया जाएगा, ठीक है, ये अभी का ही बात है। और इस समिट का उद्देश्य सोशल जस्टिस और इंक्लूजन को बढ़ाना है। तो ये क्या बढ़ाए, ये आपको ये भी याद रखना है कि अगर यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में आपको डेट, एस्टैब्लिश डेट और आपका वो कहाँ पे वो आयोजन किया गया, प्लेस, और साथ ही साथ उद्देश्य भी यानी कि ऑब्जेक्टिव को भी मेंशन किया रहेगा। यानी कि अगर आप फैक्ट्स याद करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स याद करते हैं तो आपके स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी बहुत इजीली सही हो जाएंगे। 6 नवंबर तक दोहा कतर में किया जाएगा, ठीक है। इस समिट का उद्देश्य ये आपको पता ही चल गया है। इस समिट को आयोजन किसने किया, हाँ ये भी आपको याद रखना है, का आयोजन किसने किया, तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। UNDESA यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ये आपको याद रखना है कि इसको आयोजन किसने किया है और इसके डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है। हमने पहले क्या देखा, हमने देखा कि ये कहाँ मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है दोहा कतर में। दूसरा हमने देखा कि इसका डेट क्या है, तो इसका डेट है 4 से 6 नवंबर तक, ओके। तीसरा हमने देखा कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकती है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी, तो सोशल जस्टिस और इंक्लूजन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। उसके बाद हमने देखा कि इसको आयोजन कौन करता है और इसका डिपार्टमेंट, आयोजन करने का जो डिपार्टमेंट है वो कौन है, तो यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यानी कि UNDESA, ये याद रखना है। और कतर सरकार, कतर की सरकार जो है वो गवर्नमेंट, कतर गवर्नमेंट भी ये कर रही है, इनके द्वारा ही किया जाएगा। यह सोशल डेवलपमेंट को लेकर UN द्वारा दूसरी समिट है। कौन सी समिट है ये भी याद रखना है। दिस इज द सेकेंड समिट, ठीक है। यह सोशल डेवलपमेंट को लेकर UN, ये सोशल डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दूसरी समिट की गई है। तो आपसे फर्स्ट अगर पूछ दे तो ये सब बताओगे तो गलती हो जाएगा, तो ये याद रखना है कि ये सेकेंड समिट है जो UN के द्वारा सोशल डेवलपमेंट के लिए की गई है। और कहाँ की गई है, दोहा में की गई है, कतर में। और बाकी चीज़ें तो आपको अभी मैंने बताया ही। इससे पहले वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट का आयोजन 1995 में कोपेनहेगन में, डेनमार्क में किया गया था, ठीक है। तो इससे पहले डेनमार्क में किया गया था, कोपेनहेगन में, और अभी कतर में किया गया है। और वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1995 में। हो सकता है जीके में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, रिलेवेंट हो सकता है। What is the purpose of this summit? तो इसका पर्पस ये था कि जो पहले जो हमारा हुआ था समिट, वर्ल्ड समिट जो डेनमार्क में हुआ था, उसको रीन्यू करना, इसलिए ये सेकेंड समिट को लाया गया है। तो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन 1995 में पहली समिट के साइन किया गया था, जिससे दुनिया में सोशल प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट, क्या सोशल प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन राइट्स को बढ़ाने के बारे में बात की गई थी, ठीक है। इस समिट में SDG के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, किस चीज़ के, SDG गोल्स, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये कितने होते हैं पता है, तो ये 17 होते हैं। कितने होते हैं, 17 गोल्स होते हैं, और ये आपको याद भी रखनी चाहिए।
तो समिट में एसडीजी के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की जाएगी कि किस तरह से हम इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसमें स्पेशली एसडीजीएस 1 यानी कि एसडीजी गोल कौन सा 1 वाला, नो पॉवर्टी, 8 यानी कि डिसेंट वर्क, और 10 यानी कि रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। नो पॉवर्टी यानी कि ज़ीरो पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाने की बात की गई है। उसके बाद हमारे डिसेंट वर्क की बात की गई, यानी एसडीजी गोल नंबर 8 की बात की गई है। उसके बाद यहाँ एसडीजी गोल 10 की बात की गई है, जिसमें कि रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने की बात की गई है। तो ये इन सारी चीज़ों पे बात की जाएगी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि इसमें एसडीजी गोल्स जो है वो पूछे जा सकते हैं, कैन आस्क, तो ये पूछे जा सकते हैं। ये आपको टोटल याद करना है, लाइक टोटल 17 गोल्स जो है याद करना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने किया है, यूएन का एक डिपार्टमेंट है ये। इसके बारे में अगर देख लिया जाए, आपको समझना है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि ये यूएन का एक डिपार्टमेंट है। इसका काम क्या है, कंट्रीज़ को उनके इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल, यानी कि इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढने में हेल्प करता है ये। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1948 में। यहाँ हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, ठीक है। ये याद रखना है किसका हेडक्वार्टर है ये, तो ये हेडक्वार्टर है आपका ये यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का, यानी कि यूएन DESA का ये हेडक्वार्टर है। वी राइज, तो ये जो टर्म है वी राइज आप समझ रहे हो कि हमें इसका मतलब क्या आप समझ रहे हो, इट्स अ वेरी पॉजिटिव टर्म। वी राइज ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, मतलब ये जो वी राइज का जो पहल है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, हु लॉन्च द वी राइज इनिशिएटिव, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये तो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हो गई कि सिर्फ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर ही ध्यान देगी। तो आपको लगता है कि वी राइज ये कर सकता है, तो मुझे तो नहीं लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी एक पर्टिकुलर चीज़ लग रहा है कि वो सिर्फ एजुकेशन बढ़ाने की बात हो रही है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट है। तो इन तीनों में से कौन सा हो सकता है, तो इन तीनों में से मुझे बस नीति आयोग ही लग रहा है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। महिलाओं को प्रमोट करने के लिए हाल ही में वी राइज इनिशिएटिव की शुरुआत की है। यह इनिशिएटिव नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म विप ने डीपी वर्ल्ड कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है, ठीक है। डीपी वर्ल्ड कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो ये इसमें याद रखना है कि ये इनिशिएटिव क्या है, तो इनिशिएटिव है ये वी राइज का मोस्टली, और ये हुआ है वुमेन्स के लिए, ये याद रखना है, वुमेन से रिलेटेड है। और वुमेन से भी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। बस इतना अगर आप याद रखते हो तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बस एक और चीज़ याद रखना है कि ये इनिशिएटिव कौन लाया है, तो ये इनिशिएटिव लाया है नीति आयोग। बस दैट्स इट। उसके बाद क्या, इसका उद्देश्य वुमेन द्वारा चलाए जा रहे MSMEs को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना है, बस। What will be done under this, तो इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वुमेन द्वारा चलाए जा रहे MSMEs को मेंटरशिप और बिजनेस सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली बेच सके। इसके तहत 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरशिप भी दी जाएगी। तो यहाँ बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत आगे बढ़ाने की बात की जा रही है।
आप देख सकते हैं इसमें 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरशिप भी दी जाएगी कि कैसे उन्हें वो चलाना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ग्लोबली लेवल पे बिजनेस करना है, उसकी मेंटरशिप दी जाएगी, उन्हें सिखाया जाएगा। एंड उन्हें ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जैसे दुबई में भारत मार्ट में अपने प्रोडक्ट को बेचने का अवसर दिया जाएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सी दूसरी ऐसा मतलब कौन सा ऐसा कंट्री और कौन सा ऐसा टाउन है, ये सब आपसे जगह का नाम आपसे पूछ सकता है जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म में हेल्प किया जा रहा है। तो ये दुबई में भारत मार्ट, ये भी पूछ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत मार्ट में अपने प्रोडक्ट को बेचने का अवसर दिया जाएगा। उन्हें उनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के साथ साथ फाइनेंस और लॉजिस्टिक में भी मदद की जाएगी। इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्लोबल सप्लाई चेन्स से जोड़ना है, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना है, दैट्स इट। तो ये पूरा एक जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है, ये वुमेन्स जो बिजनेस करना चाहती हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती हैं, जो और भी उन्हें एक मेंटरशिप प्रोग्राम देखिए, उनका जो सपोर्ट है उसको बढ़ाना है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको याद भी करिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि चर्चित कोलम आदिवासी समुदाय किस राज्य में स्थित है? तो रिसेंटली इन द न्यूज द कोलम आदिवासी ट्राइब इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोलम आदिवासी ट्राइब इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो क्या लग रहा है? कोलम का नाम सुना हुआ है ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा हमने साउथ तरफ सुना या फिर कुछ ऐसा। तो ये तो हरियाणा का तो नहीं हुआ, पंजाब भी नहीं हुआ, असम भी नहीं लग रहा है मुझे। तो दिस द आंसर विल बी तेलंगाना। तेलंगाना इसका आंसर होगा। हाल ही में कोलम ट्राइबल के ट्रेडिशनल लाइवलीहुड को रीस्टोर करने के लिए तेलंगाना में, कहाँ पे? तेलंगाना में बैम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। तो ये याद रखना है कि हाल ही में कोलम ट्राइबल यानी कौन से ट्राइब का नाम क्या है? पहली बात कोलम के ट्रेडिशनल लाइवलीहुड यानी उनके ट्रेडिशनल लाइवलीहुड को रीस्टोर करना है। तो उसको करने के लिए तेलंगाना में बैम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये तो ज़रूरी भी था बहुत, ये भी याद रखना है। प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है ये? तो ये बैम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट है, बांस लगाया जाएगा। एंड यह प्रोजेक्ट ग्रीन इंडिया चैलेंज यानी GIC के तहत किया गया है, जो कि एक नेशनल मूवमेंट है। ये किसके तहत किया गया है? तो ये ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत किया गया है, जो कि एक नेशनल मूवमेंट है। अब ये कोलन ट्राइब के बारे में आप थोड़ा देख लो, काफ़ी डिस्टेंस हो गया है यहाँ पे। तो ये एक वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। और इस कौन से स्टेट्स में ये होते हैं? तो ये तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना चाहिए, नेम ऑफ स्टेट्स वेयर दिस ट्राइब्स गॉन, लाइक ये जो भी स्टेट्स हैं इसमें ये ट्राइब्स पाए जाते हैं। और ये आपको हेल्प करेगा मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि उसमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको बहुत सारी तरह के ट्राइबल ग्रुप के नाम दिए रहेंगे और जगह के नाम दिए रहेंगे। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू एलिमिनेट एंड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये गॉन्ड ट्राइब के प्रीस्ट के रूप में काम करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये गॉन्ड ट्राइब के प्रीस्ट के रूप में काम करते हैं। ट्रेडिशंस ऑफ द कोलम ट्राइब, ये कई सारे कुलों में विभाजित होते हैं, जैसे चाल देव, पाँच देव, साहा देव और सतदेव। तो ये इनके कुल हैं, सबके कुल होते हैं, इनके भी कुल हैं। समान कुल में मैरिज अलाउड नहीं होती है, इनमें क्या समान कुल में मैरिज अलाउड नहीं होती है, ये भी याद रखना है। ये कुलामी लैंग्वेज बोलते हैं, इनका लैंग्वेज क्या है? तो कुलामी लैंग्वेज है। ईजी है, कोलम ट्राइब कुलामी लैंग्वेज बोलते हैं। एंड ये मात्र या चौराहा, क्या है ये? चौराघली, बाई बाकी, सती, जैतुर पूजा, वागही,
वगही पूजा जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेस्टिवल्स पूजा ये कभी कभी है ना क्वेश्चंस को ऑड बनाने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी दे देते हैं जिसका कोई रिलेशन नहीं हो। जैसे ये सारी पूजास भी अगर दे सकते हैं, अगर इस पे कोई करंट न्यूज़ आ गया तो फिर और भी दे देंगे, नहीं तो ऑप्शंस में डाल सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप इसको याद कर सकते हो। क्या है? अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ बात हो रही है एक्सट्रीम पॉवर्टी की। किसकी? एक्सट्रीम पॉवर्टी की। एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या लगता है एक्सट्रीम पॉवर्टी भी कौन हटाया होगा? जिसके यहाँ पॉवर्टी भी नहीं हुआ होगा, नहीं होगा, तभी तो एक्सट्रीम पॉवर्टी भी हट गया ना। तो क्या लगता है? मोस्ट प्रोबेबली तो इन सब चीज़ों में केरला ही आगे रहता है, और इसका आंसर भी क्या होगा? केरला ही होगा। द फर्स्ट स्टेट, यहीं से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेट बना है जिसने फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी का डिक्लेरेशन कर दिया है। इट्स अ वेरी गुड मार्क। केरला देश का पहला स्टेट बन गया है जिसने एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म कर दिया गया है। और सीएम, इनके सीएम का नाम क्या है? तो पिनारई विजयन 1 नवंबर को ऑफिशियली केरला को एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री का टाइटल देंगे। तो अब तो दे चुके होंगे ना। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है ये तो जान लो आप। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति रोजाना ₹188.80 के बराबर या उससे कम पैसे ही खर्च करता है तो उसे एक्सट्रीम पॉवर्टी माना जाता है। भारत में एक्सट्रीम पुअर उसे माना जाता है जिसके पास बेसिक इनकम, शेल्टर, फूड और हेल्थ ना हो। ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक टर्म में अगर बोला जाए तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। तो काइंड ऑफ दिस। हाउ डिड केरला एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी? तो ये तो जाहिर सी बात है, हर कोई सोच रहा होगा कि ये केरला जो है ये एक्सट्रीम पॉवर्टी को कैसे ख़त्म किया होगा। तो हम देखते हैं कि 2021 में नीति आयोग ने एक स्टडी की जिसमें केरला में सबसे लोएस्ट पॉवर्टी रेट पाया गया था। यानी कि 2021 में ही इसने लोएस्ट पॉवर्टी रेट का ऐसे टाइटल पा लिया था। और केरला में उस समय 0.7%, कितना? 0.7% पॉवर्टी रेट था। मतलब कि 2021 में कितना? 0.7% पॉवर्टी रेट था। केरला में। और केरला सरकार इस 0.7% में आने वाली पॉपुलेशन का सर्वे किया और उसे कितना 64 सम अमाउंट फैमिलीज को एक्सट्रीम पुअर पाया। एंड इसके बाद केरला ने 2021 में एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू किया। तो यानी कि ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम था ये शुरू कब किया गया था? 2021 में। और 2021 में ही केरला को ये रेट मिला था, 0.7% पॉवर्टी रेट मिला था। और ये किसने बताया था? तो ये नीति आयोग ने बताया था। ठीक। इसके तहत यानी कि ये इस प्रोग्राम के तहत एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत इन फैमिलीज को, कितनी फैमिलीज को? इतनी फैमिलीज थी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ रही थी 2021 में, उतनी फैमिलीज के लिए प्रॉपर प्लान बनाया गया। ठीक है। जिससे उन्हें एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला गया। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि पहले तो इन्होंने लोएस्ट पॉवर्टी रेट का टाइटल पाया 2021 में, एंड देन जो भी लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ रहे थे उनके लिए प्रॉपर प्लान बनाया उसी वक्त, और ये प्रोजेक्ट चालू किया, ये प्रोग्राम एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम चालू किया। और उन्हें डॉक्यूमेंटेशन, फूड, हेल्थ, लाइवलीहुड और शेल्टर दिया। यानी क्या क्या दिया? डॉक्यूमेंटेशन, फूड, हेल्थ, लाइवलीहुड और शेल्टर उन्हें दिया, प्रोवाइड किया उन्हें। और केरला ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म कर दिया। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो एवरी स्टेट शुड डू दिस। हाल ही में प्रोजेक्ट अरुणांक का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
तो आप देख सकते हैं कि ये एडिशन कौन सा है। पहले तो ये प्रोजेक्ट अरुणांक है, ये नाम याद रखना है। और ये कौन सा है एडिशन, तो 18, ये भी याद रखना है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि अब आजकल क्वेश्चंस को ट्रिकी करने के लिए अब यही पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन है। आपसे 18 की जगह 17 पूछ देगा, आप आंसर कर दोगे कुछ ऐसा ऑप्शन देख के, और वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये 18 वाला स्थापना दिवस मनाया गया है। और यह परियोजना किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, तो ये आपको बताना है। थोड़ा आप देखो, बताओ, टाइम दे रही हूँ। रिसेंटली द 18th रेजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट अरुणांक was celebrated and this project was launched by which organization? तो दिक्कत है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि BRO। प्रोजेक्ट अरुणांक 2008 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के रिमोट एरियाज और रीजन में कनेक्टिविटी बनाना है ताकि आर्म्ड फोर्स और ऑपरेशंस करने में मदद मिले। इसके तहत कई सारी रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स बनाई गई हैं, याद रखना है जस्ट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की एक स्टैट्यूटरी, अच्छा ये आपको याद रखना है BRO के बारे में कि BRO कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका काम क्या है भाई, इसका वर्क क्या है, तो भारत के बॉर्डर एरिया में रोड नेटवर्क बनाने और मेंटेन करने का काम करता है। इसकी मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 7 मई 1960। और हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो सीमा सदक भवन, न्यू दिल्ली। इतना याद रखना है, न्यू दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, रघु श्रीनिवासन, रघु श्रीनिवासन, ठीक है। तो ये BRO के बारे में है। ट्रैकोमा, तो ट्रैकोमा डिजीज़ के बारे में तो मोस्टली सबको पता ही होगा कि ट्रैकोमा डिजीज़ एक आई डिजीज़ है और बहुत चर्चित है, अभी कुछ समय से करंट अफेयर्स में रही है। तो विच कंट्री हैज़ बिकम द 26th कंट्री टू एलिमिनेट, कौन सी कंट्री बनी है ये एलिमिनेट करने में, तो 26th कंट्री बनी है टू एलिमिनेट ट्रैकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ट्रैकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम मतलब ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला 26वां देश कौन बन गया है, तो ये बना है, कौन बना है, ये दोनों को तो सीधा छोड़ दो, इंडिया को भी छोड़ दो, तो हमारा हो गया फिजी। थोड़ा क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में सीख लिया करें आप ऑप्शंस देख के। फिजी दुनिया का 26वां देश बना है जिसमें ट्रैकोमा डिजीज़ को एलिमिनेट कर दिया है, या घोषणा WHO के द्वारा दी गई है। तो ये किसने किया है, तो WHO ने ये डिक्लेयर किया है कि फिजी 26th कंट्री बन गया है ट्रैकोमा डिजीज़ को ख़त्म करने। यह तो ट्रैकोमा डिजीज़ के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सब मेंशन्ड है कि आइज़ में एक इन्फेक्शन डिजीज़ है, ये एक संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से गंदगी, भीड़भाड़, साफ सफाई की कमी वाले इलाकों में फैलता है। यह दुनिया में ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेपन का सबसे बड़ा कारण है, ये देखना है आपको। और ट्रैकोमा, फिर ये क्या है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये आपको साइंस में ये क्वेश्चन बन सकता है, ये दे सकता है कि ट्रैकोमा कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये कौन सा बैक्टीरिया है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये एक वायरल डिजीज़ है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, कोई पैरासाइट्स है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें। फिजी के बारे में आप देख लीजिए, फिजी का लोकेशन भी है यहाँ पे दिया हुआ कि ये ओशिनिया के मिलेनेशिया पार्ट में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। तो ये हम फिजी के बारे में पढ़ रहे हैं।
और इसका कैपिटल क्या है, तो कैपिटल सूबा है। ये सब भी याद रखना, दीज आर द स्टैटिक क्वेश्चंस, ये बिल्कुल ही पूछे जाते हैं, बीपीएससी का कुछ नहीं कह सकते, कोई भी एग्जाम में पूछे गए। तो करेंसी क्या है इसका, तो करेंसी है फिजियन डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है, तो नायकामा लालाबालवू। प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी प्रभुका। और अगर ये आपको समझना आ रहा हो कि ओशेनिया क्या है, ये ओशेनिया ये टर्म क्या है, तो ओशेनिया ये एक जोग्राफिकल रीजन है। इसमें 14 देश आते हैं, मतलब 14 देश आते हैं। यह 4 सब रीजन्स में डिवाइडेड है, ऑस्ट्रेलिया, मिलेनेशिया, फिर माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। ठीक है, दैट्स इट। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो वेयर इज द फेमस संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, लोकेटेड, यानी कि चर्चित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग को ही बताना चाहिए, मैं छोड़ देती हूँ, बहुत इजी। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं बता ही देती हूँ, क्या ही इतना मेहनत करोगे। तो द आंसर विल बी मुंबई। ओके, सो आज का हमारा यहीं पे एंड होता है। और आज मैं आपको कुछ और भी बताने वाली हूँ, तो थोड़ा प्लीज़ 5 मिनट और सुन, 5 मिनट नहीं उससे भी कम, थोड़ा सुन लो। हमारा करेंट अफेयर का सीरीज़ डेली ये चलेगा, और डेली आपको मॉर्निंग में ये मिल जाएगा हमारे चैनल पे। और इसी चैनल पे स्टार्ट होने वाला है साइंस और बिहार स्पेशल भी। तो साइंस हम कल से शुरू करेंगे। तो साइंस का जो प्रोग्राम होगा, तो सबसे पहले साइंस में बायो से हम शुरू करने वाले हैं। और इसका जो पूरा स्ट्रैटेजी रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपको दिसंबर 15 से आपका सबसे पहले तो सारा सिलेबस ख़त्म करवाना है फॉर AEDO, ASI एंड ऑल अदर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। बहुत ही हेल्पफुल है, GS का पेपर है ये। तो इसमें आपको पूरा पहले बायोलॉजी का जो भी आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स होंगे, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, बस उन्हीं पे आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट मिलेगा पूरा। साथ ही साथ आपको मॉक क्वेश्चंस भी मिलेंगे MCQs के फॉर्म में, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको कहीं और जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही आपको टेस्ट बाई करने की ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ के लिए कि अलग से फिर साइंस का टेस्ट बाई करो, साइंस के लिए करो। क्योंकि बिहार तो ऐसा बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मी कि करेंट अफेयर्स, साइंस और बिहार स्पेशल, ये तीनों का जो फैक्टर है बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। अगर आपका ये स्ट्रांग है तो समझ लो कि आपने 80% काम अपना पूरा ख़त्म कर दिया, बहुत ही अच्छे से आप सिक्योर हो जाओगे और आपका स्कोर भी बहुत सेफ स्कोर में ही रहेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट्स पे आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और रहा हमारा जो यहाँ पे हमने जो शुरू किया, तो करेंट अफेयर्स तो आपका चलेगा ही। कुछ समय बाद मैं मंथली सीरीज़ भी लाऊंगी करेंट अफेयर्स की, वो AED और SI के पर्पज़ से ही होगा। तो उसमें आपको बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। बस आपको वो मंथली 1 बाय 1 करते जाना है, 2-3 बार देख देख के अगर आप फिनिश कर लेते हो तो वो काफ़ी रहेगा। और साइंस हमारा कल से शुरू हो जाएगा, और साइंस में आपको पहले आपको पूरा वो पढ़ाया जाएगा, देन आपको उसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और वो दिसंबर 15 के पहले वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। और साथ ही कुछ समय में बिहार स्पेशल भी शुरू कर दिया जाएगा। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पे और देखते